अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी नामा के आज के शुमारे में मुझे दावत दी गई है कि मैं अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करूं। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि मैं इस सिलसिले के तहत मेरा भी ज़िक्र आए, मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो। बहरहाल इस सिलसिले के मुहतमिमीन का कहना है कि हमें लगता है आप कुछ बोल पाएंगी। ख़ाली बोलना ही काफ़ी नहीं होता है, बोलने की सलाहियत तो है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रेडियो के साथ रहा है और हम लोग यानी मौजू न भी हो तब भी घंटों बात कर लेते हैं। ये सिर्फ़ बात करने का एक अंदाज़ है, लेकिन बात करने के लिए कुछ मौजू भी चाहिए, कुछ कारनामे भी हों जो हमने अंजाम दिए हों, जिनको फिर बाद में जिनका ज़िक्र हो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये मैं संजीदगी के साथ अर्ज़ कर रही हूँ। लेकिन अब चूँकि दावत दी ही गई है तो कुछ न कुछ तो अर्ज़ करना है। अगर मैं फिर जिसने कुछ भी नहीं किया है उसने छोड़ दिया होता है या उससे छूट गया होता है बहुत कुछ जो नहीं कर पाया है, अगर मैं उसकी तफसील दूँ तो वो तफसील अच्छी खासी है, लंबी है, कि जो काम मुझे करने का मौका मिला था नहीं किए मैंने। उनकी उस फहरिस्त में सबसे पहले तो ये है कि मैं चूँकि शेर से ताल्लुक़ रखती हूँ, शेर व शायरी करती हूँ, और अभी तक मेरा कोई शेरी मजमुआ सामने नहीं आया। इसकी शिकायत मेरे अक्सर अहबाब करते हैं कि हमें कभी रिसर्च के सिलसिले में या और किसी सिलसिले में ज़रूरत पड़ती है आपके अशार की, तो एक जगह कहीं जमा होते किताबी शक्ल में तो हमें आसानी होती। ये अब इतनी बार मुझसे कहा गया है, ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि क्यों नहीं छाप रही हैं आप अपना कलाम। उसमें अंदेशा है दूर दराज लोगों ने अपनाए हैं, यानी कोई ये सोचता है कि शायद मुझे ख़ुद एतमादी नहीं है अपना कलाम मंजर आम पर लाने के सिलसिले में, मैं शायद ख़ुद एतमादी नहीं है मुझ में। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने जितनी सलाहियत दी है इंसान उतना ही काम करता है, तो ये सिर्फ़ मेरे तसाहुल की वजह से है कि नहीं हो पाया है अभी तक। या जो काम मैं नहीं कर पाई हूँ उनमें एक काम ये भी है कि साहित्य अकेडमी ने एक बार मुझे पेशकश की थी कि वो छापने के लिए तैयार थे मेरा शेरी मजमुआ। हालांकि तब से 20-25 साल अब हो गए, तब से कम 5 मजमुए आ चुके होते अगर मैंने संजीदगी से काम किया होता, तो वो भी मैं टालती रही कई बरसों तक। या उसके बाद एक मोनोग्राफ का कश्मीरी में तर्जुमा करना था जो आले अहमद सरूर के बारे में था। बहुत अच्छा ये था और मुख्तसर सा काम था, कोई मुश्किल काम भी नहीं है उर्दू से कश्मीरी में तर्जुमा करना, वो भी नस्र में। कोई मुश्किल काम नहीं था, मुझसे वो भी नहीं हुआ, बाद में वो और किसी को असाइन किया गया। इसी तरह से हमारी अपनी कल्चरल अकादमी जो है, आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जो एकेडमी है हमारी जम्मू कश्मीर की, की उनकी तरफ से भी मुझे एक प्रपोज़ल मिला था कि मैं अकबर जयपुरी का मोनोग्राफ लिखूं। वो भी मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि बुनियादी मटेरियल जो उसमें चाहिए वो मेरे पास सब था। लेकिन काम शुरू भी किया था मैंने, कुछ एक मकाला भी लिखा है जो यौम अकबर जयपुरी के मौके पर मैंने पेश भी किया अच्छी खासी ऑडियंस के सामने कुछ 2-4 साल पहले। उसी को फिर आगे बढ़ाना था जो नहीं हो सका, और मैं मुतमईन हूँ कि वो मकाला जो था वो तहक़ीक़ी नौइयत का था। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो पहली बार बात
हुई थी उन मसाइल पे। उनके साथ अकबर जयपुरी साहब के साथ जिनका ताल्लुक़ था, उनकी जो अदबी ख़िदमत हैं उस सिलसिले में वो अच्छा मक़ाला था, उसी को आगे बढ़ाना था, वो भी नहीं कर पाई मैं। और हाल ही में एकेडमी ने एक और प्रपोज़ल उनका था कि मैं गनी कश्मीरी जो हमारे फ़ारसी शायर हैं कश्मीर के, उनका कलाम नस्र में तर्जमा करूं कश्मीरी में या उर्दू में, लेकिन वो भी मुझसे नहीं हो पाया। ये सिर्फ़ मेरी ज़ात का तसाहुल है जिसकी वजह से मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊँ। और भी बहुत सारे यानी काम हैं जो पड़े हुए हैं जो मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी। तो उस लिहाज से देखें तो काम तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक खुशफहमी है अज़ीज़ों में कि कुछ कर सकती हूँ, कुछ बोल सकती हूँ ज़िंदगी नामा के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ़ यानी एक तो कम से कम ऑल इंडिया रेडियो से जो मेरा ताल्लुक़ रहा है उसमें कई शख्सियात के साथ काम करने का मिला मौका, और कई आलमी या मुल्की सतह की शख्सियात के इंटरव्यूज़ उसमें हुए, डिस्कशंस उनके साथ हुए। तो वो उतना ही किया है, ख़ुद से कोई उस तरह से जो काम करना चाहिए था संजीदगी के साथ वो नहीं कर पाई हूँ मैं। बहरहाल ये तो मेरी तकरीबन कह सकते हैं कि नाकामियों की एक लंबी तफसील थी। अगर रिवायती तरीक़े से बात करनी हो कि मैंने ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया या तालीम और तरबियत कहाँ से हुई, फिर कैसे रेडियो ऑल इंडिया रेडियो पहुँची, तो उसके जवाब में मैं यही कह सकती हूँ कि क्योंकि जो सुनने वाले हैं उनके जहन में, देखने वाले जो हैं उनके जहन में कई सवालात होंगे कि ये इन्होंने क्या शुरू किया, वो काम जो नहीं कर पाई, जो हुआ है कर पाई हैं, तो वो क्यों नहीं बात कर रही हैं। और रिवायती तरीक़ा है कि आम तौर से कहा जाता है कि मैं पैदा कहाँ हुई हूँ, तो उसका जवाब ये है कि मैं पुराने शहर के एक इलाक़े से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहीं मेरी पैदाइश हुई है, जिसे ख्वाजा बाज़ार का इलाक़ा कहा जाता है। वहाँ से मैं पैदा हुई हूँ एक मुतवस्सित घराने में। शरीफ घराना था मुआशी तौर पर, तो उस वक्त मजमूई तौर पर पूरे कश्मीर में जिस दौर से गुज़र रहे थे लोग, तो उसी से हमारा भी ताल्लुक़ था। कोई उस तरह की खुशहाली नहीं थी जैसे आजकल घर घर जो हमारा लाइफस्टाइल अब बना हुआ है, वो उस ज़माने में नहीं था। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वालिदैन ने कभी भी किसी मरहले पर ये एहसास नहीं होने दिया कि हमने कोई फरमाइश की हो और उन्होंने इनकार किया हो, बल्कि हमारे घर में यानी मेरा भाई नहीं था, हम 2 बहनें थीं। कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम यानी उनकी 2 बेटियां हैं और बेटे से महरूम हैं हमारे वालिदैन। कभी भी किसी बात से भी इसका एहसास नहीं मिला हमें। 2 बेटियां थीं, मैं छोटी बेटी थी, मुझसे बड़ी बेटी मुझसे 3 साल 3 महीने मुझसे बड़ी थी। आम तौर से जब बेटियों की तरबियत होती है तो पहली बेटी को ज़्यादा फेस करना पड़ता है, वो रास्ता हमवार करती है तो दूसरे के लिए आसानी होती है। वो मेरे साथ भी हुआ, यानी जब उन्होंने मैट्रिक पास किया तो मेरे लिए कॉलेज जाने का रास्ता ये था, खुला था, आसान था, क्योंकि वालिदा ने वालिद साहब को तैयार कर दिया था पहली बेटी के लिए कि ये अब कॉलेज जाएगी, कॉलेज के बाद इसी तरह से यूनिवर्सिटी। तो स्कूल जहाँ हमने पढ़ना शुरू किया वो सरकारी स्कूल था, जिसको उस ज़माने में जबरी स्कूल कहा जाता था, क्योंकि उससे पहले हमसे पहले, हालांकि मेरे ज़माने में अब काफ़ी ये
शुरुआत तो हो चुकी थी तालीम निस्वां की, लेकिन हमसे पहले बच्चियों को ज़बरदस्ती स्कूल ले जाया करते थे, यानी सरकारी सतह पर उसकी कोशिश हो रही थी कि लड़कियों को भी तालीम दी जाए, तो इसलिए उसको जबरी कहा जाता था। तो उसी एक, बल्कि कश्मीरी में जबरी ज़ट ऐसे कहा जाता था इन स्कूलों को। मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई है। एक प्राइमरी स्कूल था, ख्वाजा नक्शबंद मुश्किल कुशा के बगल में ये स्कूल था, और स्कूल की इमारत भी बड़ी खस्ता हालत में थी। हालांकि छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होता था। ऐसा लगता था कि ये सीढ़ी बस अभी टूट कर गिर जाएगी, लेकिन किसी तरह से हम तीसरी मंजिल पे पहुंचते थे बच्चे। और बैठने के लिए जो टाट होती थी वो चुभने वाला टाट होता था, जिस पर आज बच्चा मानेगा ही नहीं बैठना, लेकिन हमारे लिए वो पता नहीं क्या किस चीज़ के बराबर था। गर्द आलूद माहौल वो ये सब होता था। तो लेकिन टीचर्स डेडिकेटेड थे जो हाथ पकड़कर लिखना पढ़ना सिखाते थे। लिखने में तख्ती का भी इस्तेमाल होता था, जो आज के बच्चों को पता भी नहीं होगा कि तख्ती क्या चीज़ है। तख्ती एक लकड़ी का चकोर सा तकरीबन या रेक्टेंगल सा एक ये टुकड़ा होता था, जिसको ऊपर से पकड़ने की भी ये होती थी। उसके लिए लकड़ी का हिस्सा एक दस्ता जिसको कहा जाए, तो उस पर लिखने की मशक होती थी। कभी बागों से वो हरी घास जो कच्ची कच्ची होती है, ग्रीन घास, उसको कूट के उस पर चमकाते थे फिर तख्ती को। उससे एक तरह से मशक सी हो जाती थी। यानी आज के बच्चे उस तरह का काम नहीं करते हैं। वो इसको समझेंगे अरे हाथ गंदे हो जाएंगे, छोड़ो ये काम नहीं करेंगे, लेकिन उससे एक तरबियत हो जाती थी बच्चों की। तो या कभी कभी उस पर पेंट करके, रोगन हमारे वालिदैन ने उसको पेंट करके, ब्लैक पेंट करके उस पर लाइनिंग वाइट पेंट की लगाई जाती थी, तो फिर वो उसको साफ़ करने में आसानी रहती थी। तो हमारे पास वही तख्ती हुआ करती थी। उसमें मिट्टी से, यानी स्याही जो होती थी वो मिट्टी से बनती थी, जो सफ़ेद मिट्टी होती थी उससे लिखते थे। और लिखने के लिए कलम जो होता था वो नर का कलम होता था, वो जो बांस टाइप के होते हैं, उससे हम तख्ती लिखते थे। बल्कि एक फ़ारसी कलम भी हुआ करता था, उसे फ़ारसी कलम कहा करते थे। वो उससे छोटा होता था, छोटे बांस का। उसको तराश कर निब बनाते थे, तो वो स्याही में डालकर उससे लिखते थे। और ये मिट्टी की स्याही होती थी। इसका इंक पॉट जो होता था वो भी मिट्टी का ही होता था, छोटी छोटी वो कश्मीरी में उसको मिलवर कहते थे। उसमें हम ये ले जाते थे स्कूल, ये सब तो वहाँ लिखते थे तख्ती भी। और उसका फ़ायदा ये होता था कि खुश ख़त लिख पाते थे हम लोग। बाकी पेन वैन उसकी तो इजाज़त नहीं होती थी। हाँ, पेंसिल इस्तेमाल करते थे। और उसमें एक तरफ से उर्दू में लिखते थे हम, और दूसरी तरफ से गिनती 1 से 10 तक या 11 से 20 तक, ऐसे वो आगे बढ़ते थे। फिर अंग्रेज़ी का तो चलन ही नहीं था, वो छठी जमात के बाद अंग्रेज़ी पढ़ने को मिलती थी, वो भी ABC। उसके बाद फिर आगे बढ़ के RAT रैट, CAT कैट, वो आगे हमने सीखा। जबकि आजकल पैदा होते ही बच्चे को माँ अंग्रेज़ी सिखाना शुरू करती है। ये कौन सा कलर है, वो कौन सा ये है, सिखाती है, ताकि जब एडमिशन का इंटरव्यू इस बच्चे का होगा तो वो वहाँ अव्वल आए, वो उनकी कोशिश होती है। ये बोझ हमारे ज़माने में इस उम्र में नहीं डाला जाता था। छठी जमात से अंग्रेज़ी सीखना शुरू करते थे, और सरकारी स्कूलों में
کشمیری میں بات ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ جو ہائر کلاسز ہوتی تھیں ان میں ٹیچر اردو میں بات کرتے تھے. تو میرے زمانے میں کشمیری تو نہیں پڑھاتے تھے، مجھ سے پہلے یعنی میرے والدین کے زمانے میں کشمیری پڑھایا کرتے تھے اسکولوں میں، میرے زمانے میں نہیں تھا. وہ اس کے بہت بعد کشمیری کی شروعات ہوئی اسکولوں میں. تو جیسا تیسا کر کے اسکولوں سے یعنی 5ویں جماعت تک میں نے اس اسکول میں پڑھا. اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اس زمانے میں جوتے بھی ربر کے پہنتے تھے بچے، اس سے بڑی بیڈ سمیل آتی تھی، بری وہ بدبو سی ہوتی تھی پھر کلاس روم میں، وہ بہت بالکل برا لگتا تھا. ایک بار ہم تیسری منزل میں ہماری کلاس تھی، کلاس روم جو ہمارا تھا، تو جوتے ایک سائڈ میں اتار کے رکھتے تھے، ادھر پھر ٹاٹ پر بیٹھتے تھے، اور میں جہاں بیٹھی تھی مجھے اتنی بدبو آ رہی تھی کسی کے جوتے سے، میں نے اٹھا کے اس کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا. اور جس بچے کا تھا وہ رونے لگا کہ میرا جوتا کیوں باہر پھینکا گیا. مجھ سے کہا گیا اگلے دن والدہ کو ساتھ لانے کے لیے. تو والدہ جب آئیں تو میری پیشی ہوئی ہیڈ مسٹرس کے پاس. تو مجھ سے پوچھا گیا کیا آپ نے اس بچے کا بوٹ جوتا پھینک دیا کھڑکی سے؟ میں نے کہا جی میں نے پھینک دیا. پوچھنے لگے کیوں پھینکا؟ میں نے کہا اس سے بڑی بدبو آ رہی تھی، میں برداشت نہیں کر سکی، پھر میں نے اس کو کھڑکی سے پھینک دیا نیچے. تو میرا جو یہ معصومانہ جواب تھا ان کو ہنسی بھی آئی، لیکن انہوں نے ڈانٹا بھی. پھر میری والدہ کو سمجھایا کہ اس سے نقصان ہوا ہے اس بچے کا، تو وہ شاید اس کو کچھ شاید پیسہ دے کے پھر پیچھا چھڑایا. لیکن یہ تھا کہ ماحول مطلب کچھ ایسا تھا کہ جو آج کے بچے تو برداشت کریں گے ہی نہیں، ان کو تو پالش شوز چاہیے. ہمارا زمانہ بڑا سیدھا سادہ تھا. وردی بھی جو ہوتی تھی ایک ہی ہوتی تھی، وہی اتوار کو دھو کے، شاید پریس بھی نہیں اس زمانے میں کرتے تھے. ایسے ہی میں بیڈ کے نیچے اپنا یہ جو بھی وردی ہوتی تھی اس کو رکھتی تھی، تو اگلے دن تک اس کی پریس جیسی ہو گئی ہوتی تھی بستر کے نیچے رکھ کے. یا دوپٹہ ہوتا تھا تو اس کو رول کر کے ایسے رکھتی تھی کہ اس کی وہ سلوٹیں دور ختم ہو جائیں. غریبی کا زمانہ بھی تھا اور سادگی بھی تھی. تو اس اسکول سے، خواجہ بازار میں ہی یہ اسکول تھا، تو وہاں سے نکل کر پھر اسکول کی بلڈنگ چینج ہو گئی. ہاں، یہ خواجہ بازار ہی میں، لیکن وہ دوسرے سائیڈ میں ادھر آگے کاسگری محلہ اس کو بولتے ہیں، اس سائیڈ میں پھر اسکول کی بلڈنگ وہ نئی تھی، تازہ بنی تھی، تو بہتر حالت میں تھی. اس کے بعد پھر یعنی 5ویں جماعت کے بعد 6ٹھی جماعت جب مجھے یہ اس میں داخلہ لینا تھا، تو دوسرے اسکول میں گئی میں، جو آج کل خانیار میں ہے اسکول. وہ آج کل ہائر سیکنڈری اسکول ہے، وہ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول خانیار. لیکن خانیار تو تھا وہ سلام پیرن اسکول اس کو کہتے تھے. وہ بڑی بلڈنگ، بڑی حویلی، اس زمانے میں ہمیں لگتا تھا وہ بڑی حویلی تھی. اس میں گئے پھر اسکول میں. تو اس اسکول کی بھی کچھ بڑی تاریخ، جو اس کا یہ تھا لان، اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ یہ میلوں پر ہے، حالانکہ میلوں پر نہیں تھا، وہ نالہ مار سے شروع ہوتا تھا. اس وقت ڈونگے کشتیاں وہ اس میں اس کے کونے پہ، یعنی جہاں ختم ہوتا تھا اس کا یہ لان، طبق در طبق تھے. ایک اوپر تھا باغ، اس کے بعد نیچے دوسرا باغ، تو پھر سائڈس میں اس کے کنارے یہ تھے، ہاں جی لوگ رہتے تھے. یہ نالہ مار کی میں بات کر رہی ہوں، جو بابڈیم کی طرف آج کل اس کا یہ ہے سرا ایک. تو وہاں ہم اس باغ میں گھومتے تھے. اس میں ہر طرح کے
پھل ہوا کرتے تھے، یعنی جو نارملی کشمیر میں جو پھلدار پیڑ نہیں ہوتے ہیں وہ سب اس میں تھے۔ وہ اصل میں سلام پیر کی حویلی تھی، ان کا باغ تھا جو بعد میں سرکار نے اپنی حویلی اپنی تحویل میں لیا تھا، اور اسکول اس میں یہ ہوا تھا۔ بلکہ ایک افواہ یہ بھی تھی اس اسکول کے بارے میں کہ چونکہ یہاں کئی برسوں تک کوئی نہیں کسی کی رہائش نہیں تھی، اور وہاں جن بھی بھوت جن آ گئے ہیں اس میں، اور کچھ لڑکیوں کو کچھ جو کشمیری میں جو ہم کہتے ہیں کہ تصرف بھی ہو گیا تھا، جن سوار ہو گیا تھا، کچھ اس طرح کے واقعات بھی سننے کو ملتے تھے۔ اس لیے تھوڑا سا خوف زدہ بھی رہتے تھے ہم اوپر جانے میں، جہاں کچھ کمرے استعمال میں نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اس اسکول کا ماحول تھا، حالانکہ حویلی اتنا بڑا باغ، اس میں ہر طرح کے پھلوں کے پیڑ ہوتے تھے، خوشگوار ایک ماحول تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ خوف کا سا بھی اس میں ماحول تھا۔ اس کے بعد سلام پیر کی حویلی چھوڑ کر خانیار میں جو ہے، خانیار ہی میں یعنی ناؤپورہ کی طرف جب جاتے ہیں، آج کل وہاں ہائر سیکنڈری اسکول ہے، تو بلڈنگ ہم نے چینج کی اور یہی اسکول منتقل ہوا ادھر خانیار، جو آج کل بھی وہاں ہائر سیکنڈری اسکول ہے گرلز، اس کی طرف گئے۔ تو بس وہ میری شاید 10ویں کلاس تھی، 9ویں اور 10ویں میں ادھر سے میں پھر میٹرک کر کے نکلی۔ اور اس زمانے کے کچھ استاد آج بھی رابطے میں ہوں میں ان کے ساتھ، فیس بک کی برکت کی وجہ سے۔ میری ایک بڑی فیورٹ ٹیچر تھیں جو ہماری فارم ٹیچر تھیں 9th کلاس اور 10th کلاس میں، جواہرہ جبین صاحبہ، وہ آج کل بنگلور میں رہتی ہیں، اور میرا نام جو ہے آفیشیلی رخسانہ تھا، بعد میں نے جبین اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن وہ اتفاق کی بات ہے کہ میری پسندیدہ ٹیچر کے نام کا آدھا حصہ میرے حصے میں بھی آ گیا۔ اس کی دوسری وجہ تھی، وہ استاد کی وجہ سے نہیں تھا، وہ دوسرے استاد نے مجھے رخسانہ سے رخسانہ جبین بنا دیا۔